औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर किसी खातून को हक महर में या किसी भी हवाले से लिख दी जाती है बतौर हक महर और निकाहनामे के कानून के मुताबिक इसका अंदराज भी हो जाता है, तो फिर निकाहनामे के अंदर लिखी गई जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत उसकी अलहदा से बतौर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है और वो प्रॉपर्टी निकाहनामे में अंदराज की बिना पर ही बीवी को मुंतकिल होना परज्यूम कर ली जाएगी, क्योंकि निकाहनामा एक रजिस्टर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट है और निकाह रजिस्ट्रार एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। और निकाहनामे में लिख जाने वाली जो प्रॉपर्टी है किसी शिक के एतबार से, हक महर के एतबार से, वो एक्सक्लूसिवली बीवी की मलकियत तस्वर की जाएगी। उसको अलहदा से खामंद बीवी की रजामंदी के बगैर नहीं बेच सकता, ना ही कोई अदालत उसके खामंद की किसी डिग्री के हवाले से उस प्रॉपर्टी को किसी डिग्री के साथ अटैच कर सकती है, ना कुर्क कर सकती है, क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली बीवी की जायदाद तस्वर की जाएगी। अब बात इस तरह से है कि बवक्ते निकाह ऐसी जायदाद जो बीवी के महर में लिख दी जाए लेकिन वो जायदाद खामंद की मलकियत ही ना हो, या इस तरह से तहरीर हो कि खामंद का जो वरासती हिस्सा है उसमें से इतना हिस्सा या आधा या चौथा हिस्सा वो बतौर महर दे दिया। अब एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है कि चूंकि जो खामिंद है वो अब उसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसने बतौर महर लिख दी है, वो मालिक नहीं था। या बाज़ औक़ात मुश्तरका प्रॉपर्टी थी, या बाज़ औक़ात उसके वालिद की प्रॉपर्टी थी, तो वो अपना हिस्सा बतौर महर लिख देता है। इतना हिस्सा, आधा हिस्सा, चौथाई हिस्सा, 2 मरले, 1 मरला, 4 मरले, जो भी। अब बात इस तरह है कि बतौर महर खामद ने बीवी को इमूवेबल प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तो लिख दिया, लेकिन खामद मालिक नहीं है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि बीवी अब उस प्रॉपर्टी का मुतालबा नहीं कर सकती कि चूंकि वो खामद की मलकियत ही नहीं था तो बतौर हक महर खामद ने जनाब उस वक़्त दाल गा लिया था। तो इस तरह नहीं है, बल्कि बीवी उसका मुतालबा भी कर सकती है और खामद कानूनी तौर पर ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको वो प्रॉपर्टी जो उसने बतौर महर फिक्स की है वो उसको अदा करेगा। इस हवाले से 2016 SCMR पेज 2170 जो है
वो इस बात को वाज़ेह कर देती है कि निकाहनामे में लिखी जाने वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक्सक्लूसिवली बीवी उसकी हकदार है और वो उससे डिमांड कर सकती है। इसी बात को इससे पहले 2012 CLC पेज 105, 2011 YLR पेज 2625 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और जो जायदाद खामद की ख्वाह मलकियत नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, लिखवा दी अपनी निकाहनामे के अंदर हक महर के तौर पे। कॉलम नंबर 13 में इंदुल तलब हक महर लिख दिया। और उसके बाद कॉलम नंबर 16 में कुछ प्रॉपर्टी लहदा से भी लिख दी। अब बात इस तरह से है कि जो जायदाद लिखी गई है बतौर महर, ख्वाह वो खामद की मलकियत ना भी हो, लेकिन बीवी उसका मुतालबा कर सकती है और उसके मुतालबे पर वो प्रॉपर्टी लेने की हकदार भी है। इस बात को 2011 CLC पेज 726, 2010 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 119 और 2007 CLC पेज 1712, 2003 YLR पेज 250 इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। अब बात आ जाती है, खामद ने बीवी को जो प्रॉपर्टी, जो मकान या कोई मकान का हिस्सा या कोई दुकान या कोई हिस्सा प्रॉपर्टी में से बीवी को महर में दे दिया है, महर में लिख दिया है, तो ऐसा दावा फैमिली कोर्ट सुनने की मजाज है, क्योंकि हक महर के जुमरे में आ गया है वो। इस बात को 2010 CLC पेज 87 में इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि महर में अगर खामद अपनी प्रॉपर्टी को महर में ना भी लिखे, खामद का जो वालिद है यानी उस औरत का जो ससुर है, ससुर भी अपने लड़के की तरफ से अपनी बहू को हक महर में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो लिख के देगा, वो बहू एक्सक्लूसिवली उस प्रॉपर्टी की मालिका तस्वर की जाएगी, बाद में वो बेच नहीं सकते। अब इस बात को NLR 2008 CLJ पेज 509, NLR 2010 CLJ पेज 402 और 2004 MLD पेज 1492 भी इसी बात को वजाहत हो जाती है। अब जब महर के मामले में आ गया कोई मामला, तो ये समझा जाएगा कि ये हिबा बिल अवज कर दिया है, तो वापस लेने का खामिद मजाज नहीं है। इस बात को PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज 10C में इंटरप्रेट किया गया और याद रखिएगा कि ख्वाह ससुर ने अपनी बहू को अपने बेटे की तरफ से हक महर में कोई प्रॉपर्टी लिख के दी है, निकाहनामे में उसका अंदराज हो गया है, तो अलग से दस्तावेजात बै की या कोई हिबानामे बनाने की ज़रूरत नहीं है। निकाहनामे में लिखी गई जायदाद उस दुल्हन के नाम मुंतकिल कर दी गई है, वो मुंतकिल ही समझी जाएगी। इस बात पे मेरे एक दोस्त कहा करते थे तमीज़ के, जब भाई कोई प्रॉपर्टी ख़रीदे किसी शख्स से तो उससे कहना चाहिए कि भाई ले आ अपना निकाहनामा, पहले निकाहनामा चेक करूँगा कहीं ये अपनी बीवी को तो नहीं लिख के दिया ये तुम लोगों ने। इस हवाले से 1983 CLC पेज 663 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब मामला इस तरह से है
कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी औरत को बतौर माहर दे दी जाती है और बवक्ते निकाह किसी जायदाद का औरत के हक में निकाहनामे में तहरीर होना हिबा बिल अवज़ की हैसियत में देखा जाता है और किसी मुस्लिम गिफ्ट इसी सूरत में मुकम्मल करार पाता है कि डिक्लेरेशन के बाद अलानी हिबा के बाद इस पर कब्ज़ा भी हासिल हो जाए और ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन है और खामद का कब्ज़ा या उसके ससुर का कब्ज़ा परज्यूम कर लिया जाएगा कि वो बीवी की तरफ से काबज़ हैं क्योंकि वो उनके ज़ेर असर है। इस बात को 2006 MLD पेज 53 में इस बात को इंटरप्रेट कर देते हैं। अब मामला इस तरह से है और इसी बात को 1995 SCMR पेज 1208 में भी डिस्कस किया गया था और NLR 1989 SD पेज 613 जो है वो भी इस बात को इंटरप्रेट कर देती है और 2000 MLD पेज 1205 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब अगर हम बतौर एक वकील के इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हक महर में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो प्रॉस एंड कॉन्स जो बर्डन ऑफ प्रूफ्स आ जाते हैं ड्यूरिंग द सिविल केसेस, जो मुकदमात चलते हैं उन मुकदमात में आम तौर पर जो क्वेश्चन अराइज होते हैं यानी हक महर के अंदर अगर गैर मनकूला जायदाद लिख दी गई है तो उस जायदाद की बाबत जो मुकदमात होते हैं वहाँ पे कुछ सवाल अराइज हो जाते हैं और इस हवाले से हम आम तौर पे तवील मुकदमेबाजी सिविल लिटिगेशन भी देखते हैं और महर में गैर मनकूला जायदाद के मुकदमात में उठने वाले जो सवालात हैं उनकी नवीयत को अगर हम वन बाय वन देखना चाहें तो पहली बात जो थोड़ी सी कंसेप्चुअल स्टडी है और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसके लिए आप PLD 2010 लाहौर हाई कोर्ट पेज 119 और 2016 SCMR पेज 2170 जो है इसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा पहले हमने इसको डिस्कस भी किया है। अब जो महर के अंदर लिखी जाने वाली जायदाद है इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जो लिटिगेशन होती है उसमें जो मुख्तलिफ नवीयत के सवालात उठाए जाते हैं उसमें पहली चीज़ तो यह है कि हक महर के अवज़ दी गई या फिक्स की गई गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली की नवीयत क्या है। बतौर वकील ये कंसेप्चुअल जो कम्प्लेक्सिटी है इन तरह के सूट्स में वो उसको देखिएगा क्या इस हक महर के अवज़ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखी गई है उसकी मुंतकली हिबा बिल अवज़ के शक्ल में है या इसमें से बै या फ़रोख्त का कोई अंसर भी शामिल है। अब यहाँ पे सवाल अराइज होता है कि हिबा बिल अवज़ जो है वो अपनी नेचर में अपने स्कोप में बै से करीब करीब है। दूसरा जो क्वेश्चन राइज होता है कि आया कि इसकी मुंतकली के लिए जायदाद की मुंतकली का जो कानून है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो कानून है और इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र को रजिस्टर्ड करने का जो अमल है और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 अप्लाई होती हैं या नहीं या बग़ैर अंदराज दस्तावेज़ात या ज़बानी तौर पर या निकाहनामा के अंदर ही तहरीर की जाना जो है डेट इज़ इनफ।
तो जब ये बात सेटल्ड है कि निकाह नामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और निकाह रजिस्ट्रार एक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है और अलहदा से उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। इस हवाले से जो तीसरी नवीयत का सवाल अराइज होता है उस मुकदमाबाजी में, जब हक महर के अंदर गैर मनकूला जायदाद लिखी होती है और उस जायदाद की बाबत कुछ लिटिगेशन में सवालात जो बेसिक कंसेप्चुअल स्टडीज़ के हवाले से अराइज हो जाते हैं कि अब बात इस तरह से है कि क्या जो हक महर में लिखी हुई जायदाद है औरत को, उस पे हक शुफा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बै पे तो हक शुफा होता है, लेकिन बै हिबा बिल अवज़ पे कैसे होगा। और चौथा सवाल कि क्या इस जायदाद के हसूल के लिए, जबकि बीवी इस पर डायरेक्टली कब्जा या इख्तियार नहीं रखती, क्योंकि बीवी का कब्जा बजरिया उसके खामंद के या बजरिया उसके ससुर के होता है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के गिर्द ये मुकदमात घूमते रहते हैं। हक महर में दी जाने वाली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो हिबा की डेफिनेशन में फाल कर जाती है, हिबा बिल अवज़। और मुसलमान खामंद बीवी को हक महर में किसी बदल के या बगैर किसी बदल के माहर बजाती तौर पर बदल ही में फाल कर जाता है मोहम्मद अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हिबा आ गया सारे मामला क्लियर हो जाते हैं। और अगर हक महर में लिखी जाने वाली प्रॉपर्टी हिबा है तो ये सादा हिबा है, और अगर वो कोई मालियत मुकर्रर करे या इसकी अवज़ कोई जायदाद दे तो ये हिबा बिल अवज़ है। और मुस्लिम लॉ में ये हिबा है, और इसके लिए आपको पता है कि ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। लेकिन अगर खामद अपनी बीवी को महर में प्रॉपर्टी दी है तो उसका कब्जा जो है वो ख्वाह खामद के पास ही रहा है। तसव्वुर किया जाएगा कि वो बीवी की तरफ से उस प्रॉपर्टी पे काबिज है, और अगर उस प्रॉपर्टी का वो किराया ले रहा है तो प्रेज्यूम कर लिया जाएगा कि बीवी की तरफ से अब वो किराया वसूल कर रहा है। अब इस हवाले से 2011 YLR पेज 2625, PLD 2000 लाहौर हाई कोर्ट पेज 236A, 2010 MLD पेज 855 और PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 10C ये वाज़ी कर देती है कि महर के बदले में जो प्रॉपर्टी दे दी वो वापस नहीं होनी है। क्योंकि महर जो है ये असल में फ़ायदा नहीं होता किसी भी खावंद के लिए जो से काबिल वापसी हो, खुला या तलाक के अवज़ में हिबा या फ़ायदा हमेशा कुछ न कुछ होता है जो कि बिला किसी मुआवजे के अदा किया जाता है। और हक महर को हिबा के तौर पर भी अगर लिया जाता है तो फिर इस हवाले से जो बीवी को आप दे चुके हैं वो वापस नहीं ले सकते हैं। इस हवाले से 2002 YLR पेज 599, 2003 YLR पेज 70 इस बात को वाज़ेह कर देती है। और निकाह नामे में जो प्रॉपर्टी दे दी गई है वो
मखसूस खाने में जायदाद बतौर हक महर हिबा बिलवज़ तहरीर कर दी गई है तो उसको बाकायदा कानूनी हैसियत हासिल है और ऐसी जायदाद औरत की मलकियत है और इस पर कब्ज़े की सूरत को अगर देखें तो खामद को अपने पास ही कब्ज़ा रखे फिर भी वो कब्ज़ा बीवी की तरफ से खामद के पास तस्वर किया जाएगा और ऐसी प्रॉपर्टी को अलग से उस निकाह नामे से बियॉन्ड जाके कोई लहदा से बैनामा हिबानामा कराने की लोड़ ही कोई नहीं है, ज़रूरत नहीं है भाई। इस हवाले से 2002 MLD पेज 31, 2006 MLD पेज 53। और बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, खामद के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फड़ मार देता है, फलाम प्लाट हक महर के तौर पे दराज कर देता है। तो बीवी बाकायदा दावा दायर करके महर का फैमिली कोर्ट में बाकायदा जिस जायदाद का तकाजा करके वो जायदाद वसूल कर सकती है, अदरवाइज जेल जाएगा। इस बात को 1991 CLC पेज 1620 और 2006 MLD पेज 563 इंटरप्रेट करते हैं। अब निकाहनामा में जो हक महर के बदल में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दी गई है वो खामद की पहुंच में है या नहीं है, बीवी के पास। बीवी को अगर वो खामद की मलकियत है तो बीवी को मलकियत चली गई, अगर नहीं है उसकी तो फिर वो तकाजा कर सकती है। इस बात को 2004 MLD पेज 1492, 1995 SCMR पेज 1208, NLR 1989 SD पेज 613 जो है इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। अब अगर हम देखें कि आखिर कौन सी ऐसी शिक है या ऐसा कौन सा मामला है कि हक महर के अंदर जो फिक्स की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको अलग से रजिस्टर्ड करवाने की क्यों ज़रूरत नहीं है। और अगर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत निकाहनामा बाकायदा रजिस्टर्ड हो और फिर उस अंदराज शुदा निकाहनामे में हक महर या उसकी मालियत के अवज़ बीवी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दी गई हो तो फिर ऐसा अंदराज शुदा जो प्रॉपर्टी निकाहनामे में है उस जायदाद को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत अलग से रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्ड निकाहनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, निकाह रजिस्ट्रार पब्लिक सर्वेंट है, उसको रजिस्टर्ड करता है, इसी वजह से अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से बहुत से मुकदमात हैं जिनमें सुप्रीरियर कोर्ट्स ने निकाहनामे के अंदर जो हक महर में प्रॉपर्टी है वो बीवी की मलकियत तस्वर किया और बाकायदा तौर पर वो औरत उसकी एक्सक्लूसिव हकदार है, उसके अलावा कोई नहीं। और खामद जो है बाद में वो प्रॉपर्टी ले भी नहीं सकता, उसकी कोई लायबिलिटी के साथ फिक्स और अटैच भी नहीं की जा सकती और कोई उस प्रॉपर्टी को कोई अदालत एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अंदर भी कुरक नहीं कर सकती है। इस हवाले से 2009 ILR पेज 1272, 2003 ILR पेज 250, पिशावर हाई कोर्ट PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 10,
1999 CLC पेज 163 और 2006 MLD पेज 53 और 2006 MLD पेज 53 के अलावा 2000 MLD पेज 1205 PLD 2000 लाहौर हाई कोर्ट पेज 355 PLD 2004 पेशावर हाई कोर्ट पेज 213 1995 SCMR पेज 1208 में ये वाज़े कर दिया गया कि ख्वाह शोहर उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, लेकिन उसने चूँकि बतौर हक महर लिख दी है, अब बीवी का हक है, बीवी का राइट है, बीवी अपना राइट क्लेम कर सकती है और वो प्रॉपर्टी नहीं तो उसकी मालियत के मुताबिक नकद अदायगी भी देनी पड़ेगी। अब हक महर में दी गई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में रजिस्ट्रेशन एक्ट की दिफात और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की बात कर रहे हैं और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई नहीं होता है, ना रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा ना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी निकाहनामे में आ गई, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कोई भी शिक जो है मुस्लिम लॉ के किसी असूल को मुतासर नहीं करती। इस हवाले से याद रखिएगा कि हक महर गैर मनकूला जायदाद के हवाले से इस नवीयत मुंतकली और इस मुंतकली की शिक, अब इस हवाले से हमने पहले भी बात की है कि कतई सूरत रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाहनामा बज़ाते खुद एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इस बात को 2000 MLD पेज 1205 2005 MLD पेज 376D और इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है कि उसमें वाज़े किया गया था कि जब निकाहनामे का अंदराज मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की सेक्शन 5 के अहकामात के मुताबिक बाकायदा रजिस्टर्ड हुआ है, तो कोई भी जायदाद जो बतौर महर के खामद ने या खामद के वालिद ने अपने बेटे की तरफ से निकाहनामे में लिख दी है, उसमें अलग से दस्तावेज़ बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाहनामे में लिखी गई जो जायदाद है वो लिखते सार ही, इजाबो कबूल होते सार ही बीवी की मलकियत समझी जाएगी। इस बात को 2003 YLR पेज 250 पेशावर हाई कोर्ट जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर दी है और 2016 SCMR पेज 2170 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से वाज़ेह कर देती है। नहीं दोस्तों, चंद बातें थीं, एक अहम टॉपिक था कि हक महर में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी लिख दी जाती है बतौर हक महर, प्लॉट लिख दिया जाता है, घर लिख दिया जाता है, कमरा लिख दिया जाता है, उसकी कानून में हैसियत क्या है। मैंने कहा सब दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, ये बड़ी अहम बात थी। ले दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा इंशाअल्लाह हम मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।